हेलो फ्रेंड्स, आज बायोमोलिक्यूल्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ग्लूकोज। पिछले पीरियड में ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। अब उसी टॉपिक के बाद ग्लूकोज का एक नया टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड। उसमें आज पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या है, तो ग्लूकोज में ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। मतलब क्या बोले, ग्लूकोज कैसा सब्सटेंस है? ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ग्लूकोज अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मतलब कैसा? ऑप्टिकल एक्टिव होना मतलब क्या होना? तो देखिए, ग्लूकोज में से अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन में से अगर हमने PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ग्लूकोज सॉल्यूशन से अगर क्या पास करें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे कहते हैं PPL। ये PPL अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन से अगर हमने पास करें तो ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या करेगा? वो PPL को रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ये जो टॉपिक है इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो क्या होती है PPL? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो कैसे बनती है? तो कोई भी ऑर्डिनरी लाइट मतलब लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट, कोई भी लाइट सोर्स, जो भी लाइट सोर्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें से निकलने वाली लाइट ऑर्डिनरी है। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर एक स्पेशल डिवाइस है जिसे कहते हैं निकोल प्रिज्म, कौन सा डिवाइस? निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म क्या है? तो ये निकोल प्रिज्म एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, CaCO3 क्रिस्टल, जिसे कैल्साइट क्रिस्टल भी कहते हैं। CaCO3 मतलब कैल्साइट, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही कैल्साइट कहते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब कैल्साइट से बनी हुई प्रिज्म डिवाइस तो होता है निकोल प्रिज्म। अब जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये जो लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, ये कन्वर्ट हो जाएंगी PPL में, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये अगर जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से आपने उसको पास करे और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको रोटेट करता है, लाइट को रोटेट करता है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से आप PPL को पास करेंगे, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर उस लाइट को रोटेट करता है एक तो राइट साइड में या एक तो लेफ्ट साइड, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसी तरह से जब यही PPL को हम ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास करते हैं तो ग्लूकोज वो PPL को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, इसीलिए ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? देखिए, सभी पॉइंट देखना है। सबसे पहले समझना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब क्या हो। ऑप्टिकली एक्टिव होना इसका मतलब ऐसा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ने कौन से लाइट को रोटेट करना चाहिए, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, तो PPL इस लाइट को उसने रोटेट करना चाहिए। PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी बनती है? जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से मतलब कैल्साइट क्रिस्टल से जब आप पास करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट किसमें कन्वर्ट होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। और यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से आप अगर पास करते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे रोटेट करता है आइदर राइट साइड या आइदर लेफ्ट साइड, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर PPL को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने पास करे और वो उसको कौन से भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, ना राइट से रोटेट करता है ना लेफ्ट से रोटेट करता है, समझो ये PPL है, इसको हमने वाटर से पास करें, कौन से मीडियम से पास करें? वाटर। अब वाटर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब PPL वाटर में से पास होगी मगर रोटेट होगी क्या? नहीं। मतलब यहां पर क्या होगा? नो रोटेशन। वाटर उसको कौन से भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाटर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव सब्सटेंस PPL को रोटेट नहीं करते हैं। एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड
उनसे भी एक एंगल में उसको रोटेट करते हैं। तो इस तरह का जो टॉपिक है उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यही ऑप्टिकल एक्टिविटी किस कंपाउंड में ऑब्जर्व होगी? ग्लूकोज में भी। तो ग्लूकोज किस तरह का कंपाउंड है? ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। मगर एक बात याद रखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी आने के लिए सबसे जरूरी स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? मतलब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं? क्यों ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? जैसा आपने ग्लूकोज सॉल्यूशन से पीपीएल को पास करे, ग्लूकोज उसको रोटेट कर रहा है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ग्लूकोज में ऐसा क्या है? ग्लूकोज उसको रोटेट कर रहा है, ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है। और वाटर में से आपने पास करे, वाटर उसको रोटेट नहीं करता। तो क्यों नहीं करता वाटर रोटेट? तो ये सभी अगर समझना है आपको, तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी आने की कंपाउंड में सबसे बड़ी जरूरत होती है चिराल कार्बन की। चिराल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहिए तो उसमें क्या चाहिए? चिराल कार्बन की। अब चिराल कार्बन को और भी कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन देखिए आसान टॉपिक है, आपके समझ आएगी। अब ये अगर कार्बन है, अब ये कार्बन 4 ग्रुप को सराउंडेड है। अब ये 4 ग्रुप अगर एक जैसे हो गए, देखिए एक जैसे, सभी एक जैसे, जैसे कि इस कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो अब ये कार्बन चिराल नहीं, क्योंकि ये होगा सिमेट्रिक कार्बन। ये किस तरह का होगा? सिमेट्रिक कार्बन। अब जो सिमेट्रिक कार्बन होता वो चिराल नहीं होता, मतलब ये चिराल नहीं, क्योंकि इसको सेम ग्रुप अटैच है, 4 सेम ग्रुप अटैच है इस कार्बन, इसलिए ये कार्बन चिराल है क्या? नहीं, ये सिमेट्रिक कार्बन है, अचिराल कार्बन है। ये चिराल नहीं है, चिराल का अपोजिट क्या होगा? एचिराल। अचिराल कार्बन है, मतलब सिमेट्रिक कार्बन है। इसलिए इस तरह का कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी आने के लिए किसकी जरूरत है? चिराल कार्बन की। कंपाउंड में क्या चाहिए? चिराल कार्बन। ये अगर कार्बन होगा तो ही जो है स्ट्रक्चर पीपीएल को रोटेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब ये CH4 है, मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो मीथेन ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा क्या? मीथेन ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज उसमें चिराल कार्बन नहीं है, उसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, उसमें सिमेट्रिक कार्बन है, अचिराल कार्बन है। तो ये होगा। अब अगर ये कार्बन होता है, अब उसको ये 4 डिफरेंट ग्रुप है अटैक इस तरह से, देखिए अब ये कार्बन को कितने ग्रुप अटैच है? एक, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। अभी 4 जो ग्रुप अटैच है ये सभी एक जैसे है क्या? नहीं। किस तरह से? डिफरेंट। ये CH3 CH2 इथिल है, ये मिथिल है, ये OH है, हाइड्रोक्सी है, या हाइड्रोजन है। इसलिए ये कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए ये चिराल कार्बन है। चिराल कार्बन पर स्टार दिया जाता है, जिस कार्बन पर स्टार है वो चिराल कार्बन है, इसलिए ये है चिराल कार्बन। चिराल कार्बन मतलब असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक जैसा सिमेट्री यानी एक जैसा स्ट्रक्चर में, जैसा ये कार्बन कैसा है? सिमेट्रिक है, क्योंकि सब एक जैसा है। अब इसमें एक जैसा है क्या? सिमेट्री मतलब सब एक जैसा होना, इसमें एक जैसा है क्या? सब 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए सभी एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये किस तरह का कार्बन होगा? असिमेट्रिक मतलब चिराल कार्बन। अब इस कंपाउंड से अगर आप पीपीएल को पास करें तो ये कंपाउंड उसको रोटेट करेगा आइदर राइट साइड या आइदर लेफ्ट साइड, इसलिए इस तरह का कंपाउंड होगा असिमेट्रिक कार्बन की वजह से, चिराल कार्बन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसी तरह से हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसमें भी इस तरह के चिराल कार्बन प्रेजेंट है। तो वो भी देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसमें किस तरह से चिराल कार्बन है। मगर आप सबसे पहले कुछ टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी के याद रखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव होना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब उस कंपाउंड से अगर पीपीएल को पास करे तो वो कंपाउंड अगर वो पीपीएल को रोटेट करता है आइदर राइट साइड या आइदर लेफ्ट साइड, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आने की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर में जरूरत क्या है?
स्ट्रक्चर में चिराल कार्बन चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन चाहिए। चिराल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? अगर कोई एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है, तो वो होगा चिराल कार्बन। तो चिराल कार्बन की क्या डेफिनेशन हुई? द कार्बन विच इज सराउंडेड बाय, देखिए चिराल कार्बन की डेफिनेशन लिखेंगे हम, द कार्बन which is surrounded by, the carbon which is surrounded by 4 different groups called chiral carbon or asymmetric carbon, chiral carbon और असिमेट्रिक कार्बन। तो ये होगी चिराल कार्बन की डेफिनेशन। अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है तो होगा चिराल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन। अब ये चिराल कार्बन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है आपको समझ में आएगा। किस तरह की एक्टिविटी है ये? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की। कौन से डायरेक्शन में? कौन से एंगल में? राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी, एक तरह की प्रॉपर्टी है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है क्या? नहीं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है। क्या क्राइटेरिया है ये प्रॉपर्टी आने के लिए? वो कंपाउंड में क्या चाहिए? चिराल कार्बन होगा तो ही आएगी। इसलिए द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है? प्रॉपर्टी। क्या वो क्या करता है? दैट रोटेट करता है। किसे रोटेट करता है? PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, आइदर उस साइड में राइट हैंड साइड, आइदर राइट हैंड साइड, उसे आप कहिए क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड, एक तो राइट में मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से क्लॉक की डायरेक्शन होती है वो होगा क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टी हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दो डेफिनेशन याद रखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रोटेट पीपीएल आइदर राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रॉपर्टी को ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी आने के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्ट्रक्चर में क्या होगा तो आएगी? चिराल कार्बन होगा तो आएगी। चिराल कार्बन किसे कहते हैं? इस तरह का कार्बन जिसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, कार्बन विच इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड चिराल कार्बन। अब यही ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको समझना है ग्लूकोज में, क्योंकि हमने क्या बोले ग्लूकोज भी किस तरह का कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? तो एक तो रीजन होगा कि ग्लूकोज में चिराल कार्बन है तो कैसे है, कितने हैं वो देखना है। तो ये समझने के लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना होगा। ग्लूकोज किस तरह का कंपाउंड है? ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि वो पीपीएल को रोटेट करता है। अब सबसे पहले क्यों रोटेट करता होगा? क्योंकि बेसिकली ये चिराल कार्बन होगा तो ही रोटेट करता होगा ना। फिर आप चिराल कार्बन किस तरह से है, कौन से है, कैसे है, कितने हैं, ये सब देखना है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर। CHOH, यहाँ क्या होता है? कार्बन। ये फिशर प्रोजेक्शन मेथड आपको पता है कौन सी? फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें जो कार्बन होते हैं वो नहीं लिखे जाते। जो दो लाइन जहां पर क्रॉस हुई, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या लाइन क्रॉस है, यह क्या होता है? कार्बन। वो लिखने की जरूरत नहीं। CHO, CHOH, फिर और भी क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इधर CH होता है, OH इधर से होता है। अब एज इट इज होगा इसी तरह से CH OH,
कितने होंगे कार्बन, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, अब आएगा फिफ्थ। कितने टोटल कार्बन है ग्लूकोज में, 6 कार्बन है। ये होगा फिर से HOH, ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहता है 5th नंबर, और 6 पर होता है CH2OH, ये होगा नंबर 6। टोटल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हमारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सभी 6 कार्बन ही चिराल कार्बन नहीं है, मतलब ग्लूकोज में टोटल कार्बन 6 है, तो इसका मतलब सभी के सभी चिराल होंगे क्या, नहीं। तो ग्लूकोज में चिराल कार्बन कौन कौन से होते हैं, चिराल कार्बन कौन कौन से होते हैं ग्लूकोज में, इन ग्लूकोज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ग्लूकोज में पहले वाला कार्बन चिराल नहीं, ग्लूकोज में देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कितने हो गए, कौन कौन से कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से नहीं होते, फर्स्ट और 6, ये जो कार्बन है ग्लूकोज के ये चिराल में होते, सिर्फ 2, 3, 4, 5, टोटल कितने कार्बन हो गए, टोटल 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन कैसे होते हैं, इस चिराल, ग्लूकोज में टोटल 4 कार्बन चिराल कार्बन होते हैं। अगर आपको सवाल पूछेगा कि ग्लूकोज में टोटल कितने चिराल कार्बन होते हैं, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज में टोटल 4 चिराल कार्बन होते हैं। अब किस तरह से, तो देखिए चिराल कार्बन आने के लिए आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए 4 डिफरेंट। तो अब अगर हम फर्स्ट कार्बन के बारे में हमने अगर देखें तो फर्स्ट कार्बन को ये CHO ग्रुप इस तरह से COH और बाद में ये हो गए। तो ग्लूकोज में टोटल ग्रुप जो हो गए ये फर्स्ट कार्बन कितने हो गए, 1, 2, और ये नीचे का सभी ये पार्ट जितना बचे ये CHO होगा, ये होगा फर्स्ट कार्बन, CHO इस तरह से C+OH। अब ये कार्बन अगर देखें तो इसको हो गए ग्रुप 1, 2, 3, नीचे का ये सभी जो पार्ट बचा ये होगा तीसरा ग्रुप इसके नीचे। अब इसको ग्रुप 3 है, अब तीनों भी डिफरेंट है, मगर ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर ऐसा कंसीडर है कि ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ऑक्सीजन 2 टाइम्स, मतलब एक ही एटम डबल बॉन्ड की वजह से कितना काउंट होगा, 2। तो इसलिए इसमें 2 ग्रुप सेम हो रहे हैं, कितने ग्रुप सेम हो रहे हैं, 2, इसलिए ये 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें नहीं है। 2 ग्रुप सेम होने की वजह से वो जो चिरालिटी कार्बन में नहीं आती, क्योंकि कौन से भी ग्रुप, कितने भी ग्रुप कैसे नहीं होना चाहिए, इससे सभी 4 के 4 ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट, इसलिए ये कार्बन चिराल नहीं है। अब आते हैं सेकंड कार्बन की तरफ। अब सेकंड कार्बन में देखिए यही समझ है, अब ये ऊपर का ग्रुप है CH 1, अब इसके तरह बाकी नहीं होना चाहिए, ये होगा 1, किसके लिए देख रहे हैं हम, सेकंड के लिए। सेकंड को ये कार्बन को कितने ग्रुप अटैच है, देखिए ये होगा 1, ये होगा 2, ये हो गए 3 होगा। अब ये सभी जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये कितने हो जाएंगे, 4। अब ये CHO है, ये H है, ये OH, ये तीनों भी डिफरेंट है, और इन सभी को अगर मिला ली तो ये सभी से बनने वाला ग्रुप भी ऊपर के 3 ग्रुप जैसा नहीं, मतलब कौन से 4 ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पर इस कार्बन को, ये CHO 1, ये H1, ये OH 1, ये 3 तो हो गए। अब फोर्थ कौन सा होगा, तो इस कार्बन के नीचे वाला, ये सभी जितना स्ट्रक्चर बचेगा ये एक ग्रुप कर काम करेंगे, इसलिए अब ये नीचे का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा ग्रुप है, वो ऊपर जैसा नहीं है, ऊपर उसके ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए नीचे का ग्रुप भी कैसा है, डिफरेंट है। इसलिए इस कार्बन को हम स्टार देंगे, स्टार क्यों, कि वो चिराल कार्बन है, इस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, इसलिए फर्स्ट तो चिराल नहीं था, उस पर स्टार नहीं है, फिर बाद में सेकंड है, सेकंड पर स्टार है क्योंकि चिराल है,
क्योंकि हमने बोली चिराल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, 4 है। कौन कौन से, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अभी प्रूव कर रहे हैं कैसे, अब ये होगा ऐसे, सेकंड तो है, सेकंड चिराल कार्बन है, ये समझ में आएंगे थर्ड की तरफ। अब थर्ड की तरफ क्या है, ये थर्ड कार्बन, इसके फोर्थ ग्रुप कौन से हो गए, ये एक टोटल सभी मिला। अब सभी मिला के मतलब ये हो जाएगा CHOS CH, इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा CHOS CH, ये होगा सेकंड OH, ये होगा H। अब ये जो तीन ये एक जैसे है क्या, नहीं, ये CHOS CH, ये OH है, ये H है, मतलब तीन तो डिफरेंट हो। अब ये जो नीचे का बचेगा, ये यहां से नीचे का ये, अब ये भी इसके जैसा नहीं है, ये CHOS CHOS CH2OH, इतना बड़ा ग्रुप, फिर आप ऊपर के जैसा है क्या, नहीं, इसलिए वो भी डिफरेंट है। मतलब थर्ड कार्बन भी किस तरह से है, थर्ड कार्बन भी हमारा चिराल कार्बन है, इसलिए थर्ड पर भी हम स्टार्ट नहीं है, थर्ड भी चिराल है, क्योंकि उस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। बाद में आइए फोर्थ की तरफ, फोर्थ की तरफ फिर से ये कार्बन को एक ग्रुप होगा OH इस साइड में, इस साइड में है H। अब ऊपर का ग्रुप कौन सा है, CHOH CHOS CH, इतना बड़ा, ये होगा एक ग्रुप, ये होगा 2, ये होगा 3। अब क्या बचे, CHOS CH2OH। अब ये जो CHOS CH2OH, ये ऊपर के ग्रुप जैसा है क्या, ऊपर का कौन सा है, यहां से CHOH CHOS नहीं, डिफरेंट है, इसलिए फोर्थ कार्बन को भी जो है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच, इसलिए फोर्थ कार्बन भी कैसा है, चिराल कार्बन है। और फिफ्थ कार्बन पे आइए, अब फिफ्थ कार्बन को फिर से 4 डिफरेंट ग्रुप किस तरह से होंगे वो देखेंगे। तो ये होगा फिफ्थ कार्बन। अब फिफ्थ कार्बन को फिर से ये एक ग्रुप होगा H, दूसरा होगा OH, तीसरा होगा CH2OH। अब ये ऊपर का ग्रुप नीचे के कौन से ही ग्रुप जैसा नहीं है, इसमें 3 CHOH है और एक CHOH, इसलिए ऐसा ग्रुप कहीं पर भी नहीं है। ये H डिफरेंट था, ये OH डिफरेंट था, ये CH2OH था, इसलिए ये कार्बन भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए उस पर भी स्टार देंगे, क्योंकि फिफ्थ कार्बन भी चिराल होता है। याद रखिए ग्लूकोज के कौन से कार्बन नंबर चिराल है, ग्लूकोज का सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी कार्बन नंबर चिराल है। फर्स्ट और 6 चिराल नहीं होते। 6 क्यों चिराल नहीं है, 6 पे क्या है, CH2OH। अब CH2OH ऐसा होगा CH2OH। अभी ऊपर का जो बचेगा स्ट्रक्चर ये सब, कितना नंबर का कार्बन, 6। अब 6 नंबर को ये 2 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं सेम कार्बन पे, हमको 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, उसमें कौन सा भी सेम नहीं चाहिए। अभी 4 ग्रुप में से ये 2 सेम हो गए, इसलिए 6 कार्बन भी चिराल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 5 ये जो 4 कार्बन है ये चिराल है, इसलिए ग्लूकोज में चिराल कार्बन के नंबर 4 और वो है 2 3 4 5, इसलिए 4 चिराल कार्बन है ग्लूकोज में। तो इसलिए ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए चिराल कार्बन की जरूरत होती है। इसलिए तो 4 चिराल कार्बन होने की वजह से ये जो है ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, मगर कितने उसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है, मतलब कितने पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर वो फॉर्म करेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या निकालने के लिए, चिराल कार्बन से वो जो कंपाउंड है कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फॉर्म करेगा, जिसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो जिसका कंपाउंड का फॉर्मूला एक जैसे होता है, मगर जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर में। मतलब जैसे कि दो कंपाउंड है, 2 फॉर्मूले हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर वो कंपाउंड में 2 स्ट्रक्चर में अगर ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो अगर डिफरेंट हो तो वो हो गए एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर। तो ये चिराल कार्बन से जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है वो कितने स्टीरियो आइसोमर, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर अगर फॉर्म करेगा
तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n, इस फॉर्मूले से हम चिराल कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से हम उसमें से कितने वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करें ये निकाल सकते हैं। तो ये जो है n, ये जो पावर n है ये नंबर ऑफ चिराल कार्बन है, नंबर ऑफ चिराल कार्बन। तो देखिए आसान है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चिराल कार्बन मतलब n, नंबर ऑफ कार्बन, कौन सी कार्बन, चिराल कार्बन, n अगर 1 होगा 1 होगा तो कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर फॉर्म करेगा, कितने स्टीरियो आइसोमर। अगर n इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पावर n मतलब 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो उसके कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर फॉर्म होंगे 2। अगर किसी स्ट्रक्चर में n इक्वल टू 2 है तो इस फॉर्मूले से उसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे 2 पावर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसलिए जिसमें 4 आइसोमर बन रहे हैं जिसमें, तो उसमें कितने चिराल कार्बन चाहिए, जिसके 2 आइसोमर बन रहे हैं उसमें कितने चिराल कार्बन चाहिए 1। अब हमारे ग्लूकोज में कितने हैं, ग्लूकोज में चिराल कार्बन आपने देखे उसमें 4 है, मतलब n इक्वल टू 4। तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला है 2 पावर n वो क्या हो जाएगा 2 पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो याद रखेंगे आपको 2 सवाल यहाँ याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला है जिससे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकाले जाते हैं चिराल कार्बन से, 2 पावर n। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ चिराल कार्बन, मतलब जितने चिराल कार्बन होंगे उस तरह से उसके ऑप्टिकल आइसोमर निकलेंगे। ग्लूकोज में कितने चिराल कार्बन है 4, तो उस हिसाब से क्या होगा 2 का पावर 4, आंसर कितना होगा 60। इसलिए ग्लूकोज में 60 क्या पॉसिबल आइसोमर्स रहेंगे उसके ऑप्टिकली एक्टिव, जिसे हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ग्लूकोज 16 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर शो करता है क्योंकि उसमें 4 चिराल कार्बन है। तो 2 सवाल याद रखना, ग्लूकोज में कितने चिराल कार्बन है 4, और ग्लूकोज कितने पॉसिबल आइसोमर फॉर्म करता है 60, कौन सा फॉर्मूला है 2 पावर n। तो ये होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ग्लूकोज। अब इस टॉपिक के बाद नया टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छी तरह से देखते रहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ग्लूकोज। ओके, थैंक यू।